क्या भूलो क्या याद करो रचना की विधा है आत्मकथा। ऑप्शन बी आपका सही है बेटा। ये हरिवंश राय बच्चन जी की एक आत्मकथा है जो कि 1969 में पब्लिश हुई थी, यानी 1969 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन बी आपका सही है। यहाँ पर हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है बेटा, लिखी कागज कोरे रचना के लेखक हैं अज्ञेय जी। ऑप्शन डी वाला आपका सही है। अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। हमारा अगला प्रश्न है बेटा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है त्रिवेणी। ऑप्शन ए आपका सही है। बाकी जो ये बी वाला ऑप्शन है समाज और साहित्य, ये आपकी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और प्रलय के पंख पर ये आपके लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना है। कालिदास जी की निरंकुशता ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की त्रिवेणी जो रचना है ये एक आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है, जिसमें जो जायसी जी हैं यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी और सूरदास जी और तुलसीदास जी पर उनकी जो आलोचनाएं हैं वो शामिल हैं। बेटा जितने भी आप प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे आज की वीडियो में। और ये जो पेपर है आपका, ये जो प्रश्न पत्र हिंदी का है बेटा वो 2025 का है और आपका संकेतांक है 801 कैपिटल BC। तो आपको पता है बेटा आपका जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है और आपको जो समय मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, जिनमें से 15 मिनट प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं बेटा वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और यह प्रश्न पत्र 2 खंडों यानी खंड आ और तथा खंड बा में विभाजित है। ये बेटा जितने भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पता होगा इन सभी निर्देशों के बारे में। तो आप लोग एक बार इसे देख लीजिए, यहाँ पर एक बार आप लोग पॉज करके रीड कर लीजिए सभी ये निर्देशों को। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे बाद में भी पढ़ सकते हैं आप लोग। तो हम आते हैं बेटा अपने जो अगला प्रश्न है उस पर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। ऑप्शन सी वाला आपका सही है बेटा। ये लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया है और ये पब्लिश हुआ था 1882 में। हमारा अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं मतीराम जी। ऑप्शन सी वाला आपका सही है। इनकी कुछ रचनाएं भी याद रखिएगा, जैसे रसराज, ललित ललाल और फूल मंजरी जैसी इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, तो उसे आपको याद रखना है। रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है ब्रज भाषा को। ऑप्शन बी वाला आपका बेटा सही है। छायावाद युगीन कवि हैं तो महादेवी वर्मा जी। ऑप्शन डी वाला आपका सही है बेटा। बाकी महादेवी वर्मा जी जो हैं वो 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। जो प्रमुख स्तंभ हैं वो बेटा जैसे जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। साथ में इनका नाम भी उसमें आता है। तो महादेवी वर्मा जी का नाम जो है वो छायावाद के अगर 4 प्रमुख स्तंभ पूछे जाए पेपर में तो उनका नाम इसमें है। तो याद रखिएगा 4 जो लोग हैं वो है महादेवी वर्मा जी, जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और सुमित्रा नंदन पंत जी। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया के रचयिता हैं तो धर्मवीर भारती जी। ऑप्शन डी आपका सही है। ये जो रचना है बेटा कनुप्रिया, ये एक काव्य रचना है धर्मवीर भारती जी की, जो कि जिसमें राधा रानी जी यानी राधा जी और कृष्ण जी के प्रेम पर ये आधारित है। अगला प्रश्न है, नई कविता युग के कवि हैं तो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। ऑप्शन ए वाला आपका सही है। याद रखिएगा बेटा कि जो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं इनको कवियों का कवि भी कहा जाता है। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका बेटा करेक्ट है।
अगला प्रश्न है, हास रस का स्थायी भाव है। तो हास रस का जो स्थायी भाव है बेटा हास है, ऑप्शन ए वाला सही है। बाकी जो ये शोक है, ये शोक स्थायी भाव है आपका करुण रस का। और जो रति है बेटा ये श्रृंगार रस का है। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन बी वाला आपका सही है। यहाँ पर जो उत्प्रेक्षा में जो उपमेय है इसका मतलब है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान का मतलब है जिससे तुलना की जाए। तो इसमें कुछ वाचक शब्द भी होते हैं जिनको आपको याद रखना है, जैसे मनु मानो जनु जानो। तो अगर ये शब्द आ जाए और पूछा जाए कि ये जो वाचक शब्द हैं ये किस अलंकार के हैं, तो आपको उत्तर देना है उत्प्रेक्षा अलंकार। हमारा अगला प्रश्न है बेटा, सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ये आप जानते हैं 13 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए वाला आपका सही है। यहाँ पर अगर चौथा चरण पूछ लेता तब भी आप 13 वाले ऑप्शन पर ही टिक करते, क्योंकि आपको पता है बेटा कि जो सोरठा छंद होता है उसमें जो दूसरा और जो चौथा चरण होता है उसमें 13 मात्राएं होती हैं। और अगर पहले और तीसरे की बात कर देते तो हम 11 मात्राएं वाले पर टिक करते। तो दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं सोरठा में, और पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं सोरठा छंद में। याद रखिएगा बेटा। और कभी कभी प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि जो सोरठा है, सोरठा छंद का जो उल्टा कौन सा छंद है। तो आपको याद रखना है कि जो सोरठा छंद है उसका जो उल्टा है वो दोहा है। तो आप दोहे वाले ऑप्शन जो भी होगा, जिस पर भी होगा वो उसको आप टिक करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो दोहा होता है उसमें पहले और तीसरे वाले में क्या होती है 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। इसमें दूसरे में कितनी मात्राएं होती हैं 13 होती हैं, लेकिन अगर दोहे की बात करें तो दोहे में दूसरे वाले में 11 मात्राएं होती हैं। इसलिए जो सोरठा छंद है उसका जो उल्टा छंद कौन सा होता है वो होता है दोहा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग आपको पता है उप है, क्योंकि पहले लगा हुआ है। उपधन हम क्या बोलेंगे, इसे हार बोलेंगे, तो उपधन हार हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो उप है ये आपका उपसर्ग है। ऑप्शन ये सी वाला सही है, उप वाला ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है बेटा, त्रिभुवन में समास है। तो त्रिभुवन में बेटा द्विगु समास है यहाँ पर। ऑप्शन बी वाला आपका सही है, क्योंकि आपको पता है बेटा जो पहला पद होता है वो किसी संख्या को बताता है द्विगु समास में। तो यहाँ पर त्रि का मतलब जो पहला पद है आप देख पा रहे हैं, पहला में जो त्रि है इसका मतलब क्या होता है 3, और 3 एक संख्या है। और भुवन मतलब भुवन होता है, तो यहाँ पर 3 है तो 3 ज़्यादा हो जाएंगे भुवन, तो 3 भुवनों का समूह हो जाएगा। तो अगर हम समास की बात करें तो ये पहला पद संख्या को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है बेटा, ओष्ठ का तद्भव शब्द है ओठ। ऑप्शन सी वाला आपका सही है बेटा। और जो ओष्ठ है यहाँ पर वो तत्सम है, और ओठ जो है वो तद्भव है। अगला प्रश्न है, युष्मत शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है। तो उसे चेक कर लेते हैं बेटा। युष्मत शब्द के सप्तमी यानी विभक्ति सप्तमी देखना है, और किस वचन में आ रहा है, एक वचन में कौन सा रूप है ये बताना है। तो देख पा रहे हैं आप बेटा यहाँ पर विभक्ति जो है वो सप्तमी है, ये लास्ट पे आप देख पा रहे हैं। और एक वचन ये है, एक वचन ये किसके सामने आ रहा है, ये त्ववी के सामने आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, त्ववी। तो ये युष्मत शब्द का जो विभक्ति सप्तमी में एक वचन का जो रूप है वो त्ववी है। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बेटा यहाँ पर जो बी वाला है वो सही है। तो अभी आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बेटा सही है। अगला प्रश्न है बेटा, छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कर्तवाच्य वाक्य का कर्मवाच्य होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बेटा आपका सही है। छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, क्योंकि कभी भी हम कर्तवाच्य को भी
सेंटेंस है उसको हम कर्मवाच्य के सेंटेंस में चेंज करते हैं, तो हम जो भी सब्जेक्ट होता है, जो भी करता है, जिसके बारे में बात हो रही है, उसके बाद द्वारा या से का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो सेंटेंस में छात्र विद्यालय जाते हैं बेटा, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है छात्र, तो कर्ता के बाद हमें द्वारा का यूज़ करना है। तो छात्रों द्वारा यहाँ पर ऑप्शन बी पर है, तो इसलिए ये ऑप्शन बी वाला सही है। और जो भी क्रिया होती है, याद रखिएगा, जो भी वर्ब है, जो भी काम हो रहा है, यानी खेलना, जो खेलते हैं ऐसे लिखा है यहाँ पर, ये वर्ब है, तो जो भी आपका वर्ब होगी वो कर्म के अनुसार बेटा बदल जाएगी। तो इसलिए ये सेंटेंस जो है छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, ये आपका कर्तवाच्य वाक्य का कर्मवाच्य होगा। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वे अभिकारी शब्द जिसमें पुरुष, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें अव्यय पद बोला जाता है। ऑप्शन सी वाला बेटा आपका सही है। तो ये जो ऊपर लिखा है ये अव्यय पद की बेटा परिभाषा लिखी हुई है ऊपर। ऑप्शन सी आपका सही है। तो आइए जो वर्णात्मक प्रश्न है उनको देखते हैं। तो बेटा आगे के जो प्रश्न हैं वो आपके वर्णात्मक प्रश्न हैं इन सभी खंडबाद से। तो इसमें गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और पद्यांश से रिलेटेड भी। तो इन सभी प्रश्नों के बेटा आने वाले वीडियोस में हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद भी देखेंगे, और जो श्लोक दिया गया है उसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद देखेंगे। साथ ही ये खंडकाव्य के आधार पर प्रश्न जो पूछे गए इनके भी हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। बाकी ये जीवन परिचय है और ये श्लोक है आपका लिखना है, और ये पत्र है बेटा, ये आपके संस्कृत के कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको लिखने हैं, और ये निबंध है। तो आने वाले वीडियोज़ में बेटा इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम डिस्कस करेंगे।